मर्द की जिंदगी की दो औरतें। अथर्व की बात सुनकर विद्युत को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने ईगो को साइड में रखते हुए मुंह बनाकर बोला, ओके फाइन, तुम जानते हो वह। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता अथर्व ने फिर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, थोड़ा इज्जत थोड़ा प्यार से कहा है, और उसके साथ मुस्कुरा कर प्लीज जोड़ दोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अथर्व, मैं तुम्हें, उसका गुस्सा लफ्जों में फूटने ही वाला था कि क्या कहा? माफ करना, मैंने सुना नहीं। अथर्व ने जानबूझकर कान में उंगली डाल उसे हिलाते हुए मुंह बनाकर कहा। विद्युत की सांसें अब उबल रही थीं, लेकिन उसे मालूम था अथर्व बिना रिक्वेस्ट सुने कुछ नहीं बोलेगा। तो आखिरकार उसने भारी सांस लेते हुए मुंह बनाकर कहा, ओके फाइन, प्लीज अथर्व, क्या तुम मुझे बताओगे कि जेनी कहाँ है? अरे, ये हुई ना बात, अथर्व ने तालियां बजाने जैसे अंदाज में कहा। तो सुनो, तुम्हारी जेनी, तुम्हारी प्रिंसेस, अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने गई है। क्या? विद्युत की भौहें सिकुड़ गईं। हाँ हाँ, जैसे तुम लोग बोलते हो ना हिंदुस्तान में, तुम्हारा सौतन। विद्युत की सांसें तेज हो गईं। मेरा सौतन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे डॉक्टर कोल, और कौन? वही जिसके आगे पीछे तुम्हारी प्रिंसेस परछाई बनकर घूम रही है। उसके साथ गई है शॉपिंग पर न्यू प्लाजा मॉल में। उसके इतना कहते ही विद्युत का धैर्य खत्म हो गया। कॉल एक झटके में काट दी गई। फोन हवा में कांपता रह गया, और गुस्से से भरा वो आदमी अपनी गाड़ी की सीट पर मुक्का मारते हुए दहाड़ा। आयो जेनी, जेनी, जेनी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे। क्यों करती हो ऐसा? क्यों मुझे वो बनने पर मजबूर कर रही हो जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था? गुस्से से उसने वो गुलाबों का बुके और चॉकलेट्स जो उसने आज उसे प्रपोज करने के लिए लाया था, एक झटके में सीट से उठाकर बाहर फेंक दिए। उसकी आंखों में अंधेरा गहराने लगा था, और अंदर एक दिल में सूनापन चीख रहा था। न्यू प्लाजा मॉल चलो, दहाड़ की आवाज में ड्राइवर को ऑर्डर दिया। गाड़ी स्टार्ट हुई, और बेचैनी की रफ्तार कुछ ही देर में दिल में धड़कन बनकर दौड़ रही थी। दूसरी तरफ डेविडसन विला में सुबह के 11 बजे चुके थे। सूरज की हल्की किरणें कमरे के रेशमी पर्दों से झांकती हुई अंदर उतर रही थीं, लेकिन इस सुबह का उजाला किसी और चीज से था। आशी की गर्दन पर, कंधों पर, उसकी कमर के पार, हर जगह कृष की मोहब्बत के निशान रोशनी की तरह चमक रहे थे। पलकों पर नींद की सिलवटें अब भी थीं, लेकिन करवट बदलते ही आशी की सांसें अटक गईं। ओह, एक अजीब सी भारी गर्माहट उसके सीने पर महसूस हो रही थी। बदन कुछ टूट रहा था जो महसूस कर उसने नींद से बोझिल अपनी पलकों को हिलाकर धीरे से आंखें खोलीं, तो सामने वो था, उसका साइको क्रिश, अपने पूरे वजन के साथ उसके ऊपर। आंखों में वही सनक, वही इश्क, वही अधूरा सुकून। साइको, यह क्या कर रहे हो तुम? उसने धीमे से कहा, लेकिन जवाब में क्रिश की आंखों में और ज्यादा पागलपन चमका। वही जो अपनी खूबसूरत और मासूम बीवी के साथ करने का हक है मुझे। क्रिश की आवाज रोशनी में घुली हुई मदहोशी जैसी थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, गर्दन पर गहरी लाल लकीरें अब भी आशी की सांसें रोक रही थीं। क्रिश की उंगलियां उसकी कमर में लगी थीं, जैसे वो उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। उसने बेशर्मी से आशी के सीने को एक बार फिर होठों में भरा और बस इतनी जोर से पीने लगा मानो उसकी धड़कनों को अपने अंदर उतार लेगा। और बस क्रिश की बेशर्म हरकत पर एच सिस्क भरी आवाज से आशी की उंगलियां किसके बालों में उलझ गई। रात की भूख अभी खत्म नहीं हुई। आशी ने शर्म से आंखें मींच ली। तुमने तो रात में ही मेरी जान निकाल दी थी, और अब फिर से? उम्मम प्लीज रुक जाओ ना, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसने थकी आवाज में विरोध जताया, लेकिन हाथ खुद ब खुद क्रिश की पीठ पर फिसलते गए। होठों पर ना दिखने वाली एक मुस्कान खिल गई थी। इतने दिनों बाद अपने साइको की शरारत वो खुद को रोक नहीं पा रही थी उसकी बाहों में पिघलने से। तो वही उसकी हरकतों को देख क्रिश मुस्कुराया, होठों पर वही दीवानगी शिकारी मुस्कान, जिसमें मोहब्बत से ज्यादा पजेसिव पागलपन घुला था। बच्चों के इंतजार की फिक्र है, और इतने दिनों तक मैंने इंतजार किया है उसका क्या? कल रात भी खुद को रोकना पड़ा। बस होठों को सुकून मिला, आंखों को दीदार, हाथों को प्यार मिला, और धड़कनों को खुमार, लेकिन उसका क्या? जो आशी का एक हाथ पकड़ अपने लोअर पार्ट पर रख उसे दबाते हुए बोला, जो अपनी पिंक फाइफ्लाई को बस किस कर पा रहा है, वो भी बेबी किस। तुमने फ्रेंच किस भी नहीं करने दिया, ना दरवाजा तोड़कर उसे हाय हेलो करने दिया। बस खिड़की से झांककर उसे दूर से देखकर आ गया है वो। तुम जानती भी हो, पिंक फाइफ्लाई के मॉन्स्टर साइको के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब बहुत मुश्किल हो रहा है। फाइफ्लाई सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, कम से कम उनकी एक फ्रेंच किस तो करवा ही सकते हैं। इसका भी दिल रह जाएगा है ना?
कहकर क्रिश बेशर्मों की तरह एक हाथ से आशी के हाथों पर दबाव दिए उस हग मॉन्स्टर को संभाले हुए था, जो अकड़कर इस तरह पत्थर बना हुआ था मानो पहाड़ों में बैठ तपस्या कर रहा हो। उसकी हार्डनेस और ताकत आशी के हाथों पर इस तरह महसूस हो रही थी जैसे चीख चीख कर कह रहा हो कि अगर पिंक फाइवफ्लाई का प्यार ना मिला तो हथौड़ा बनकर चट्टानों से टकरा जाएगा और खुद को खत्म कर देगा। तो वही क्रिश का दूसरा हाथ जो अब तक आशी के खुले उभार पर कसा हुआ था और वहां लाल निशानियां छोड़ चुका था, अब धीरे धीरे पिंक फाइवफ्लाई को सहलाते हुए जगाने की कोशिश कर रहा था, जो शर्म से इस कदर पानी पानी हो गई थी मानो सुबह सुबह ही नहा लिया हो। क्रिश की इस बेशर्म हरकत और उसकी डबल मीनिंग बातें सुन आशी के कानों से तो मानो दुआ निकालने लगा था। उसने एकदम से हड़बड़ा कर पहले हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। साइको, ये तुम कैसी बातें, प्लीज छोड़ो ना, तुम बहुत बेशर्म हो। आशी की सांसें तेज हो गईं। उसने शर्मा खुद को पलटने की कोशिश की, लेकिन क्रिश ने उसे कसकर फिर नीचे दबा लिया। बेशर्म, बेशर्म, हाँ हूं मैं बेशर्म, और कितना हूं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, पर मेरी मजबूरी देखो, अपनी इस बेशर्मी को बार बार कंट्रोल करना पड़ रहा है, कहकर उसने अपनी उंगलियों से उसकी पिंक फाइवफ्लाई पर वो जगह छुई जहां उसकी मोहब्बत के नीले निशान चमक रहे थे। साइको, जिसके एहसास सही आशी पागल हो रही थी। और ये जो आवाज निकली ना अभी, साइको उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, तुम क्या जानो फायरफ्लाई, इस एक आवाज ने मेरे अंदर कितनी आग भर दी है, इतनी कि जिस दिन ये बाहर आएगी ना, आई स्वेयर तुम कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। कहकर उसने बेशर्मी से अपनी पिंक फायरफ्लाई को अंदर तक एक्सप्लोर किया तो आशी मानो कांप उठी। उसकी आंखें बंद थी तो क्रिश ने धीरे से उभार को हल्के से शक करते हुए बाइट किया। आहा। आशी ने सिसक कर आंखें खोली और उस बेशर्म को देखा, जो आंखों में एक बार फिर से पागलपन लिए उसकी आंखों में जाते हुए फटी आवाज में बोला, ऐसे ही तुम्हारी नजर मुझ पर होगी जब मॉन्स्टर साइको दरवाजा तोड़कर फायरफ्लाई को किस भी करेगा, और दूरियों की सजा भी, लेकिन बहुत प्यार से। कहकर क्रिश ने आशी के गले पर बने गुलाबी निशान को देखा जो बेशक उसकी ही करामात थी। हल्के से संकीपन में मुस्कुराया और उन निशान पर अपने होंठ रख तेजी से शक करने लगा। क्रिश अपनी हरकतों से आशी की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में शर्म, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो जानती थी उसने बहुत सोच समझकर इस इंसान का नाम साइको रखा है, क्योंकि यह साइको सिर्फ कहने में नहीं करने में विश्वास रखता है। बस फिर क्या क्रिश की बातों में उसके फ्यूचर इंटेंशंस को समझ आशी को अब अपनी आने वाली उसे रात के लिए डर लग रहा था, क्योंकि जो इंसान इतनी दूरियों के बावजूद अपनी दीवानगी से उसकी हालत इस कदर खराब करने की ताकत रखता है कि आशी के लिए करवट बदलना भी मुश्किल हो रहा है, तो जब वो पूरी तरह अपनी दीवानगी की बारिश में उसे भिगोएगा, उस रात तो न जाने वह कैसे सरवाइव करेगी। आशी जानती थी कल रात भी क्रिश ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका था, जबकि कई बार तो उसकी हरकतें और दीवानगी देखकर आशी को डर लग रहा था कि कहीं पंडित जी की बात अधूरी ना रह जाए, क्योंकि सिचुएशन में वह खुद को तो बचा नहीं सकती थी। लेकिन फाइनली उसके दिल को ठंडक मिली जब उसके साइको ने बस उसके रूह से प्यार किया था। शरीर को हासिल करना बाकी रह गया था, लेकिन जिस रात वह शरीर के जरिए रूह तक पहुंचेगा उस दिन उसकी क्या हालत होगी, यह सोचकर ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़े रहे थे। आशी ने घबराकर क्रिश के बालों में हाथ चलाते हुए वो झिझकती हुई बोली, साइको प्लीज मुझे डराओ मत, जानती हूँ पागल हो पर इतने मत बनो कि प्लीज छोड़ो ना, बदन टूट रहा है, अभी से टूटने लगा। तुम कितनी नाजुक हो फायरफ्लाई, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जब करूंगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। क्रिश की आंखें जंगली प्यास से भरी थीं। वो उसके गले पर पड़ी एक लाल निशान पर अंगुली फिराता है और फिर होठों से वही निशान चूमता हुआ डार्क हस्की आवाज में कहता है, लगता है अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रही है तुम। क्रिश ने उसकी आंखों में नाराजगी से झांकते हुए उसने उसकी जुल्फों को कान के पीछे किया और उसके गाल पर धीमे से दांत काटते हुए बोला, देखो फायरफ्लाई मैं साफ साफ कह देता हूं, अभी खुद को काबू कर रहा हूं क्योंकि मजबूर हूं, लेकिन हर बार यह मजबूरी मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच वो जो छोटा सा दायरा है ना, जिसने हमारे बीच एक छोटी सी लाइन खींच रखी है, वो जिंदगी भर मुझे नहीं रोक सकती। इसलिए वार्निंग दे रहा हूं, तैयार कर लो खुद को, क्योंकि जिस दिन मैं वह लाइन तोड़ूंगा उस दिन तुम्हारा ये साइको असली साइको फॉर्म में आएगा, जो मोहब्बत में लिपटी कयामत बनकर बरसेगा तुम पर, जिसे काबू करना मेरे बस में भी नहीं होगा और तुम्हें उसे हैंडल करना होगा, समझी। आशी ने उसकी आंखों में झांककर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन क्रिश ने उसके होठों पर उंगली रख दी और फुसफुसाया, इसीलिए समझा रहा हूं खुद पर ध्यान दो, अपने खाने पीने पर, ना कि साइको के लिए कुकिंग सीखने पर, क्योंकि उसकी फेवरेट डिश तो वैसे भी तुम्हारे पास है,
अगर सचमुच खिलाना ही चाहती हो तो बेहतर है उसकी तैयारी करो, क्योंकि जिस दिन ये साइको उसे खाने बैठेगा ना, उस दिन तुम कुछ भी करो वो भूखा नहीं जाने वाला। आई होप तुम समझ गई होगी, तो अब से कुकिंग क्लासेस बंद, ओके? कहकर कृष ने छुपे शब्दों में अपने जज्बात और आशी के लिए अपनी हसरत को बयां कर दिया था। तो वहीं उसकी बात सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हुई। उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या इसका मतलब साइको तुम्हें पहले से लाउडली क्राइंग वो सरप्राइज था। आशी लगभग रोने लगी थी तो कृष के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आशी के होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुम्हारे इन होठों पर यह जो निशान है ना, ये सबूत है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और तुमसे जुड़ी हर चीज यहां तक कि तुम्हारी सांसें भी, जो तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे इजाजत लेती है। तो तुम्हें ये गलतफहमी हो भी कैसे गई कि मेरी फायरफ्लाई कुछ करे और मुझे पता ना चले? फायरफ्लाई घर से दूर था, तुमसे नहीं। कृष की बात सुनकर आशी का मुंह बन गया। खडूस कहीं के बीवी पर नजर रखना गलत बात होती है। किसने कहा? वो उसके कान में होंठ सटाकर बोला। क्योंकि जहां तक मुझे पता है एक मर्द को जिंदगी में सिर्फ दो औरतों पर नजर रखनी चाहिए, शादी से पहले मां पर, शादी के बाद बीवी पर। दो औरतें कैसे साइको? एक मर्द की जिंदगी में तीन औरतें होती हैं, उसकी बेटी भी तो। आशी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कृष ने कहा, स्टूपिड गर्ल, बाप को बेटी पर नजर रखने की नहीं, सर पर हाथ रखने की जरूरत होती है, समझी? कहकर कृष आशी के गाल को धीरे से पकड़कर खींचता है, धीरे से आशी से अलग हुआ और उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए बोला, अब चलो, ड्यूटी का टाइम हो गया है। ड्यूटी मतलब? आशी ने कृष के गले में बाहें लपेटते हुए कंफ्यूजन से पूछा। तो कृष ने धीरे से उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, हम ड्यूटी? तुमने तो अपना ख्याल रखा नहीं, तो मुझे तो अपनी जिम्मेदारी दोबारा संभालती पड़ेगी ना। कृष की बात सुनकर आशी शर्मा गई। कुछ देर बाद वह दोनों बाथ टब में थे, जहां कृष अपनी मोहब्बत अपनी फायरफ्लाई को बाहों में समेटे उसे प्यार से नहला रहा था। लेकिन हरकतें और मोहब्बत के जज्बातों में बहते हुए उसके हाथ एक बार फिर अपनी पिक फायरफ्लाई की तरफ जा रहे थे, जो महसूस करते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एच साइको स्टॉप। विद्युत क्यों बना है गुंडा? अब चलो, ड्यूटी का टाइम हो गया है। ड्यूटी मतलब? आशी ने कृष के गले में बाहें लपेटते हुए कंफ्यूजन से पूछा। तो कृष ने धीरे से उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, हम ड्यूटी? तुमने तो अपना ख्याल रखा नहीं, तो मुझे तो अपनी जिम्मेदारी दोबारा संभालती पड़ेगी ना। कृष की बात सुनकर आशी शर्मा गई। कुछ देर बाद वह दोनों बाथ टब में थे, जहां कृष अपनी मोहब्बत अपनी फायरफ्लाई को बाहों में समेटे उसे प्यार से नहला रहा था। लेकिन हरकतें और मोहब्बत के जज्बातों में बहते हुए उसके हाथ एक बार फिर अपनी पिक फायरफ्लाई की तरफ जा रहे थे, जो महसूस करते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एच साइको स्टॉप। कुछ देर बाद बदन पर बाथरोब लपेटे कृष अपनी फायरफ्लाई को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुआ, जहां कमरे के एटमॉस्फेयर में जुनून से भरी मोहब्बत की खुशबू अब तक फैली हुई थी। वो अपनी फायरफ्लाई को लिए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ा ही था जब अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आशी धीरे से मुस्कुराकर, शायद बच्चे होंगे, साइको तुम दरवाजा खोलो, मैं रेडी होकर आती हूँ। हम येलो कलर पहनना तुम पर अच्छा लगता है। कृष की बात सुनकर आशी थोड़ा शर्मा गई। कृष उसके माथे पर हल्का सा किस कर बाहों से आजाद करता है वो क्लोजेट रूम में बढ़ गई और कृष धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में वही आदत थी जिससे लोग इश्क नहीं, डर करना सीखते हैं। उसने दरवाजा खोला और वक्त ठहर गया। दरवाजे पर खड़ी थी नताशा और काजल, हाथों में कृष के जुड़वा बच्चे, पर आंखों में झटका, हैरानी और अटकी सांस। नजरें सीधे कृष की छाती और स्ट्रांग मस्कुलर बॉडी पर। कृष की बॉडी से बाथरोब आधा खुला था, भीगे बाल और चौड़ी छाती पर पानी की आखिरी बूंद के बीच चमकती उसकी फायरफ्लाई की मोहब्बत भरी करामात, नाखूनों और दांतों के निशान, पर आंखों में वो खतरनाक सा डार्क ग्लो। एक पल के लिए काजल और नताशा दोनों ठिठक गईं। काजल धीरे से खुद से, ओह गॉड, ये आदमी है या टेम्पटेशन की फैक्ट्री? नताशा हल्के से बच्चों को ऊपर करते हुए, आंखें फेरते हुए, मुझे नहीं देखना चाहिए, मेरा रॉकी इससे भी हैंडसम है। उसने खुद को दिलासा दिया। कृष ने दोनों के रिएक्शन को देखा और बाथरोब के सामने की नोट को थोड़ा और कस लिया, लेकिन ठंडी आंखों से घूरता हुआ बोला, कृष धीरे पर वार्निंग से भरा, टू लिव अ लॉन्ग लाइफ इट्स इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर आईज एंड टंग, अंडरस्टैंड? कृष की आवाज में धमकी साफ थी, जिसे सुनते ही नताशा और काजल अपने होश में आए। एक पल के लिए डर और एम्बारोसमेंट से भर जल्दी से नजर इधर उधर करते हुए नताशा हकलाती हुई होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए, जीजू वो आप गलत समझ रहे हैं।
क्रिश कदम आगे बढ़ाते हुए। बच्चे दो, और आज के बाद ये नजरें झुकी हो तो बेहतर है। आई डोंट रिपीट माई ऑर्डर्स। उसने झपट कर बच्चों को गोद में उठाया। नताशा की हंसी गले में अटक गई। काजल ने नजरें झुका ली। क्रिश ने उन्हें इग्नोर किया, हल्के से लात मार झटके से दरवाजा बंद किया, क्योंकि तीनों बच्चे उसकी बाहों में थे और इतने दिनों बाद अपने डैडी को देखकर खील खिलाने लगे थे। एचडीजे से जैसन एचडीडीजेडीजेडीजेज करते उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। डैडी के गालों को पकड़ते उसके गले लगाते तो कभी अपने छोटे छोटे मुंह में गालों को भरने की कोशिश करते हैं। क्रिश ने अपनी मजबूत और हैवी बाहों में तीनों बच्चों को भींच लिया, जैसे तीनों उसके कलेजे के टुकड़े हों। फिर बच्चों के माथे पर किस करते हुए हल्के से बुदबुदाया। हाँ, डैडी ने भी मिस किया बहुत ज्यादा। बेड की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। बस इतना सुनना था कि वह नन ही शैतान एचजेडीआरटीटी जज करते खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हुए नाराज होने लगी थी, जिसका दिल रखते हुए क्रिश ने मुस्कुराकर उन्हें तकियों के बीच बेड पर सुलाते हुए कहा। यस यस ऑफ कोर्स, स्पेशली यू माय ड्रैगनेट प्रिंसेस। डैडी ने सबसे ज्यादा तुम्हें ही याद किया था। बस अपने प्यारे डैडी के मुंह से इतना सुनना था कि वह नन ही शैतान होठों पर बड़ी सी विनिंग स्माइल लिए हाथ पैर मारकर खेलने लगी थी। लेकिन दोनों बच्चों ने गाल फुला लिया था, जैसे कह रहे हो, हाँ हाँ वह तो लाडली है ना। उन सभी की मासूम हरकतें देखकर क्रिश के सख्त होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। और तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा खुला। क्या बात है, बहुत शिकायतें हो रही है डैडी ड्रैगन और उनके ड्रैगनेट्स के बीच। आशी की आवाज सुन क्रिश और बच्चों ने क्लोजर रूम की तरफ देखा, जहां उन सभी के दिल की धड़कन। आशी प्रिंटेड येलो सैटन साड़ी पहने, हाई नेक फुल रफल स्लीव ब्लाउज के साथ हाई पोनी बाय कर्ल्स हेयर स्टाइल में, मांग में हल्के सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चेहरे पर लाइट मेकअप और हाथों में चूड़ियों के साथ मौजूद थी। आशी को देख क्रिश और बच्चों की नजर वहीं ठहर गई, जैसे पूरा कमरा एक पल को थम गया हो। क्रिश की आंखों में वो नशीली मुस्कान उभरी। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने सीने से चिपका लिया। सिर्फ अपनी फेवरेट येलो पहनने को कहा था फायरफ्लाई, मुझ पर बिजली गिराने को नहीं। अब तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत लगोगी तो खुद को काबू कैसे करूंगा? फिर तुम ही ब्लेम करोगी कि मैं, कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना साइको। आशी ने शरारती अंदाज में उसकी बात काटते हुए उंगली उसके होठों पर रख दी। क्योंकि जो हालत तुमने मेरी की है, उसके बाद मैं डेली वाले कपड़े पहनकर तो बाहर जा नहीं सकती, और हैवी पहनूं तो सबको शक हो जाएगा कि। क्रिश की आंखों में आग सी जल उठी। वो धीमे से फुसफुसाया कि कल रात इस ड्रैगन ने अपनी फायरफ्लाई को कितना चाहा था, यही ना? तो ये तो अच्छी बात है फायरफ्लाई, लोगों को भी तो पता चले कि इस ड्रैगन की जान सिर्फ एक ही में बसती है। वो उसके कंधे से साड़ी सरकाते हुए फुसफुसाया, लेकिन ये क्या, तुम तो मेरे जुनून की निशानियों को ऐसे छुपा रही हो जैसे ये कोई गुनाह है। बीवी हो मेरी, हक है मुझे प्यार करने का, तुम्हारे जिस्म पर अपने नाम का पागलपन छोड़ने का। शर्म आ रही है तुम्हें? आशी मुस्कुराई, उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। शर्म नहीं साइको, इज्जत। जिस तरह मैं अंदर तुम्हारी बीवी हूँ, वैसे ही बाहर किसी की बहू, किसी की बेटी और बहन भी हूँ, और मेरे संस्कार मुझे यह इजाजत नहीं देते कि मैं अपने बदन को, अपने और तुम्हारे बीच के उस रिश्ते को दुनिया के सामने बेशर्मी से रखूं। वो इतलाते हुए बोली। मेरे साइको के प्यार को महसूस करने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और की नजर नहीं पड़ने दूंगी, वरना अगर कहीं किसी की नजर लग गई तो फिर घबरा कर एकदम से उसके दिमाग में न जाने कौन सी बत्ती जली। उसने एकदम से अपनी साड़ी का अंचल क्रिश की कलाई में बांधना शुरू कर दिया, जो देख क्रिश कंफ्यूज होते हुए बोला, अब तुम ये क्या कर रही हो फायरफ्लाई? ये सुन आशी ने गाल फूलते हुए मासूमियत से कहा, हम दोनों के बीच हमेशा दूरियां आ जाती है, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ साइको, इसलिए अब तुम ये बंधन छुड़ाकर मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। कहकर आशी ने आंचल पर एक मजबूत गांठ बांधी और एकदम से क्रिश के सीने में छुपते हुए बोली, साइको प्रॉमिस करो ना, तुम दोबारा इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, और अगर जाना जरूरी हो तो तुम हमें भी अपने साथ ले जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैंने और बच्चों ने किस तरह यह वक्त काटा, प्लीज साइको वादा करो ना। कहकर आशी की आवाज रुवासी जैसी हो रही थी, और उसकी बात सुनकर बेड पर मचल रहे बच्चों ने भी किलकारियां भरते हुए मां का साथ दिया, जो सुनकर क्रिश की आंखें कुछ पल के लिए गंभीर हुई। उसने एकदम से आशी को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो मेरी जान, क्योंकि अब मैं हमारे बीच किसी भी दूरी को आने का मौका नहीं दूंगा, कभी नहीं। दूसरी तरफ न्यू प्लाजा मॉल के आगे शानदार गाड़ियों का काफिला आकर रुका, तो विद्युत ने अपनी आंखों से ब्लैक शेड्स उतारे और अपने काले सूट की कॉलर सीधी करते हुए धीमे से बुदबुदाया,
अथर्व ने तो यही एड्रेस दिया था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, सामने एक नजारा ठहर सा गया। डॉक्टर कॉल और जेन्नी हाथ में ग्रोसरी लिस्ट लिए। जेन्नी ने मुस्कुरा कर कहा, वेजिटेबल और फूड आइटम तो हो गए, और बाकी का सामान हमें दूसरे सेक्शन में मिलेगा। डॉक्टर कॉल हल्के से मुस्कुराए, थैंक यू सो मच जेनी, जो मेरे एक बार कहने पर तुम मेरी हेल्प के लिए आ गई। वह एक्चुअली क्या है ना, मैं इस शहर में नया हूं और शॉपिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इसीलिए तुम्हारी हेल्प मांगी थी। ओह कम ऑन डॉक्टर कॉल, जेन्नी हंस पड़ी। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अब चले, बाकी की शॉपिंग भी कर लेते हैं। डॉक्टर कॉल थोड़ा झिझकते हुए बोले, बस 2 मिनट, पहले ये सामान गाड़ी में रखाऊं, तुम यहीं वेट करो, ओके। और यह नजारा देखकर विद्युत की नजरें आग उगलने लगी। बदन में आग लग चुकी थी। उसकी सांसें गहरी और आंखें सनक से भरी। दांत पीसते हुए उसके लहजे में जहर घुल चुका था। देखो तो जरा किस तरह हंस हंस कर बात कर रही है। जेनी, उस मुस्कान पर मेरा हक है, और तुम किसी और के सामने। हाँ। फिर अचानक वह मुस्कुराया, एक खतरनाक साइको स्माइल, और अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक इशारा किया। तभी जेनी के फोन की घंटी बजी। डॉक्टर कॉल। जेनी ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जेनी, आई एम सॉरी, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। एक अर्जेंट इमरजेंसी कॉल आ गई है, प्लीज तुम घर चली जाओ। ओह, जेनी का चेहरा उतर गया। ठीक है डॉक्टर कॉल, टेक केयर। फोन कटते ही उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाए, शिट, ये इमरजेंसी आज ही आनी थी। अच्छा खासा मौका था उनका दिल जीतने का। दूसरी तरफ मॉल की सुनसान पार्किंग में डॉक्टर कॉल अपनी कार से लगकर कुछ खतरनाक और हथियार बंद लोगों के बीच घिरे हुए घबराते हुए बोले, देखो तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, लेकिन ये तो बताओ तुम लोग हो कौन और मुझे क्या चाहते हो। उसके सवाल पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक एक तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा। सिर एक तरफ झुक गया। घबराकर जैसे ही उसने चेहरा उठाया, सामने विद्युत वालिया, ब्लैक शर्ट, बर्फ सी ठंडी आंखें और जहर से लबालब आवाज। मिस्टर वालिया। डॉक्टर के होंठ थोड़े थरथराए कि तभी विद्युत आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए एकदम से डॉक्टर कोल के कॉलर को पकड़ा, इतने करीब झुका कि उसकी सांसें डॉक्टर की गर्दन तक महसूस हुई, और दांत पीसते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो डॉक्टर, अब अगर अपनी जान प्यारी है तो आज के आज तुम हॉस्पिटल में रिजाइन दोगे और अगली ही फ्लाइट से दुनिया के किसी भी कोने में निकल जाओगे। लेकिन खबरदार, अगर कैलिफोर्निया या अमेरिका में दोबारा नजर आए तो फिर धरती पर नजर नहीं आओगे, अंडरस्टैंड। डॉक्टर ने कांपते हुए बोलने की कोशिश की, अरे लेकिन मेरी गलती। विद्युत ने झट से पिस्तौल उसकी खोपड़ी पर टिका दी। उसके होठों पर वही सनकी मुस्कान तैरने लगी। जवाब मेरे मुंह से सुनना है या इस खिलौने से। डॉक्टर ने डर के मारे आंखें मूंद ली। नहीं, नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप जैसा कहें। विद्युत ने कॉलर को एक झटके में छोड़ा, जैसे किसी कचरे से हाथ हटा रहा हो। गुड, मेरा गार्ड तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचने में मदद करेगा। अब चलो दफा हो जाओ यहां से। विद्युत ने इशारा किया तो सिक्योरिटी ने डॉक्टर को पकड़कर वहां से घसीट लिया। इसके बाद वो कुछ ही दूर खड़ा अब भी अपनी जगह से जेनी को देख रहा था। विद्युत की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी, एक गहराई जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ मिटा देने का हौसला रखती थी। तुम्हारी मोहब्बत में क्या क्या करना पड़ रहा है प्रिंसेस। एक MHA, MBA, हेल्थ एडमिन, CEO, माफिया बनने पर मजबूर कर दिया। पर क्या करूं, कहीं सुना है ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। उसने एक लंबी सांस ली, मानो अपनी ही धड़कनों से बात कर रहा हो। दिल जीतने का सपना देख रही थी न उस बेवकूफ का। काश तुम समझ पाती, तुम दिल तो जीत चुकी हो, वह भी एक ऐसे इंसान का जो अब तुम्हें खुद से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होने देगा। अब बस तुम देखती जाओ, दिल क्या, तुम्हें खुद को भी मेरे हवाले करना पड़ेगा। अब बस इंतजार है उस लम्हे का जब तुम खुद अपनी मर्जी से कहोगी, विद्युत, मुझे सिर्फ तुम्हारा होना है। कहते हुए उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी, वो मुस्कान जो इश्क में पागलपन की आखिरी हद को छू चुकी थी। दूसरी तरफ जेनी ने मुंह बनाते खुद से कहा, एच जेनी, डॉक्टर तो चले गए, चल अब यहां तक आए हैं तो कुछ खा ही लेते हैं, बहुत भूख लगी है। कहकर वो एक रेस्टोरेंट की तरफ निकल गई और विद्युत भी उसके पीछे निकलने लगा, पर तभी कुछ सोचकर माही को कॉल किया। दूसरी तरफ डेविडसन विला के हाल में टेबल पर रखा फोन बज रहा था, जिसकी आवाज सुन आशी, जो कि फ्लो पर बिछे मत पर खेल रहे बच्चों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी में लगी हुई थी, एक नजर फोन को देख पीछे माही को आवाज देते हुए बोली, अरे माही, तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। विद्युत, भाई का फोन है। भाई का फोन?
माही ने बेटे माहिर को गोद में संभालते हुए हल्की सी चिढ़ भरी आवाज में कहा। उफ़, ये माहिर भी ना, दोनों हाथों में बेबी फूड है। आशी प्लीज फोन स्पीकर पर डाल दो ना। ठीक है। आशी मुस्कुराई और स्पीकर ऑन कर दिया। वाई जेनी एक रेस्टोरेंट की तरफ निकल गई और विद्युत भी उसके पीछे निकलने लगा, पर तभी कुछ सोचकर माही को कॉल किया। दूसरी तरफ डेविडसन विला के हाल में टेबल पर रखा फोन बज रहा था, जिसकी आवाज सुन आशी, जो कि फ्लो पर बिछे मत पर खेल रहे बच्चों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी में लगी हुई थी, एक नजर फोन को देख पीछे माही को आवाज देते हुए बोली, अरे माही, तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। विद्युत, भाई का फोन है। भाई का फोन? माही ने बेटे माहिर को गोद में संभालते हुए हल्की सी चिढ़ भरी आवाज में कहा। उफ़, ये माहिर भी ना, दोनों हाथों में बेबी फूड है। आशी प्लीज फोन स्पीकर पर डाल दो ना। ठीक है। आशी मुस्कुराई और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो भाई। माही की चहकती आवाज एकदम सीधी विद्युत के दिल से टकराई। कब से आपका फोन का वेट कर रही थी। बताइए, क्या रिएक्शन था आपकी प्रिंसेस का? उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया? फोन के उस पार एक ब्लैक एसयूवी की पिछली सीट पर बैठा विद्युत हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसके लफ्जों में एक टूटी उम्मीद और आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। इसीलिए तो कॉल किया तुझे। माही के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ी। वो तुरंत समझ गई कुछ ठीक नहीं। भाई, आप ठीक तो हैं? आप परेशान लग रहे हैं। उसने मना कर दिया क्या? माही, विद्युत की आवाज रुकी, जैसे खुद से भी कुछ छुपा रहा हो। मना तब करेगी ना जब मैं उसे प्रपोज करूं, लेकिन मैंने अभी तक उसे कुछ कहा ही नहीं। क्यों? माही और आशी दोनों की आवाज एक साथ निकली। क्योंकि डर लगता है यार। विद्युत की आवाज टूटती हुई सी थी। कि अगर मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? देख माही, तुझे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, प्लीज मजाक मत उड़ाना, लेकिन मैं उसकी ना सुनने की हिम्मत नहीं रखता। एक पल की खामोशी के बाद उसकी सांसें भर आईं। श्रेया के बाद बड़ी मुश्किल से किसी के लिए दिल धड़का है, और अगर ये भी खो दिया तो शायद फिर कभी खुद को जोड़ नहीं पाऊंगा। ये चॉकलेट्स, ये फूल, सब बेस्वाद लगते हैं। अब कुछ ऐसा चाहिए जो उसके दिल तक पहुंचे, ऐसा कुछ जिससे वो ना ही न कह पाए। और तू लड़की है, शायद तू समझ सके। फोन के इस पार माही और आशी की आंखें एक दूसरे से मिली और एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। भाई, आप सही कह रहे हैं, माही ने सधे लहजे में कहा। किसी लड़की का दिल जीतने के लिए महंगे गिफ्ट्स नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझना जरूरी होता है। आप पहले उसका दोस्त बनिए, उसके साथ वक्त बिताइए, उसे यकीन दिलाइए कि आप उसकी फिक्र करते हैं और उसे आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। फिर देखना, आप जब उसे प्रपोज करेंगे वो न कर ही नहीं पाएगी। माही की बात सुन विद्युत में मुंह बनाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है माही, मैं उससे दोस्ती करूं पर कैसे? शायद तुझे पता नहीं, पर वो लड़की मुझे देखते ही 4 कदम पीछे हट जाती है। बात करना तो दूर, नजरें भी नहीं मिलाती। ऐसे में दोस्ती कैसे? माही ने दिमाग पर जोर दिया और मुंह बनाकर बोली, अरे भाई, आप तो मुझे उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, तो मैं कैसे समझूं कि उसे क्या पसंद होगा और क्या नहीं, जिसके जरिए आप उसके करीब जा सको। माही ने बात कही ही थी कि तभी आशी, जो कि न जाने कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी, एकदम से उछल कर बोली, अब माही, विद्युत भाई, मेरे पास आइडिया है, अगर कहो तो मैं बताऊं? आशी की बात सुन विद्युत एकदम से चौंक पड़ा और खुश होकर बोला, हाँ हाँ आशी, जरूर बताओ, क्या आइडिया है? जिसके बाद आशी ने उसे कुछ आइडिया बताया और इसे सुन माही का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अगले ही पल हड़बड़ाकर बोली, हु फेयरफुल फेस आशी, यह तुम क्या? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, दूसरी तरफ से विद्युत ने उछल कर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ओ आशी, यू आर टू जीनियस, यह आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरी तरह जीनियस नहीं होना भाई, कहकर आशी ने फक्र से अपने ब्लाउज का कॉलर खड़ा किया। अच्छा सुनो, प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं, आप हमें जरूर बताना। अरे हाँ हाँ, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और कैसे बताऊंगा, वैसे भी आगे की आइडिया के लिए मुझे तुम्हारी ही तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब मैं कॉल रखता हूँ, कहकर विद्युत ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। जिसके बाद माही ने मुंह बनाकर कहा, आशी, यह क्या सिखाया है तुमने भाई को? ये ब्लैकमेलिंग है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं, मोहब्बत है मेरी जान, तुम नहीं समझोगी, कहकर आशी ने माही के खुले हुए मुंह को बंद करते हुए कहा, माफियाओं के साथ रह रहकर इतना भी नहीं किया तो क्या किया? हाँ हाँ हाँ, कहकर वो खिलखिलाते हुए माही के साथ मस्ती कर रही थी। लेकिन तभी फायरफ्लाई क्रिश की आवाज आई, भारी, ठंडी, लेकिन उसमें हमेशा की तरह सनक छपी थी। कमरे में आओ। आशी की हंसी जैसे पल भर में रुक गई।
चेहरे से रंग उड़ गया। वो सिहर गई। क्या बात है साइको? उसने हल्के से पूछा, लेकिन क्रिश कुछ बोले बिना सीधा अंदर चला गया। आशी ने माही को बच्चों के पास बैठने का कहा और उसके पीछे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, धड़ाम, दरवाजा बंद होते ही उसकी साड़ी का आंचल झटके से फर्श पर गिरा और उसके साथ ही उसके ब्लाउज की डोरी खुलने लगी, धीरे धीरे। आशी हड़बड़ा गई। साइको, क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन गाल शर्म से लाल। क्रिश की आंखों में शरारती मदहोशी, होठों पर भूख भरी मुस्कान। वो उसकी गर्दन की खुशबू में डूबा हुआ बुदबुदाया। देख तो रही हो, फिर पूछ क्यों रही हो? उसने उसके कंधे से खिसकते हुए ब्लाउज को 2 उंगलियों से पकड़ा, फिर फिसलने दिया। वही खोल रहा हूं जो हर बार मेरे ख्वाबों में, मेरे हाथों से और कल रात मेरे होठों से खुद ब खुद गिरता है, तुम्हारा ब्लाउज। और ये तो तुम भी जानती हो कि मुझे क्या चाहिए फायरफ्लाई। होठों से बोलकर बताऊं या करके? आशी ने उसकी आंखों में झांककर हल्के गुस्से और शर्म से कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे लगा कोई जरूरी काम है इसलिए बुला रहे हो। मैं डर गई थी पता है। क्रिश की मुस्कुराहट अब और गहरी हो गई। उसने उसकी कमर पर हाथ रखा और फुसफुसाया, ये भी तो जरूरी है। और डर? उसके होंठ अब उसके कान के पास थे, आवाज धीमी मगर हर लफ्ज तेज तलवार जैसा। कितनी बार कहा है, ड्रैगन किंग की क्वीन को डर शोभा नहीं देता। अब क्रिश की आंखें उस रेडी चेरी बटन पर टिक गई, जो हद से ज्यादा सॉफ्ट और रसीले कल रात शिद्दत से उसके होठों में थी। और अब एक बार फिर उसकी आंखों के सामने क्रिश ने बेशर्मी से अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसे अपनी मुट्ठी में भरने को हुआ, उसकी इंटेंशन को समझकर आशी की सांसें उलझ गईं। उसने खुद को थोड़ा पीछे किया और क्रिश के सीने पर हाथ रख जैसे ही रोकने की कोशिश की, उससे पहले ही क्रिश ने उसकी कलाई पकड़ ली, सर के ऊपर किया और कहा, भागने की इजाजत नहीं है। तुम पर हक है मेरा, और इस पर तो मेरी भूख भी जायज है और बेशर्मी भी। इसीलिए बेहतर है चुपचाप दे दो। और खबरदार जो ना की कोशिश की। तुम्हें पता है, हाँ, निकलवाना मुझे अपने तरीके से आता है, पर मेरा तरीका तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसकी उंगलियां अब आशी की कमर से होते हुए ऊपर जा रही थी, जिसे महसूस करते हुए आशी अब पूरी तरह सिहर चुकी थी। उसकी सांसें, उसकी आंखें और उसकी धड़कनों ने सब कुछ बयां कर दिया था। शर्माते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रिश के सीने में चेहरा छुपा लिया। तुम सचमुच साइको हो। आशी की पकड़ क्रिश के कॉलर पर कस गई, क्योंकि क्रिश अब भी नहीं रुका, बल्कि दीवानगी हद से बढ़ चुकी थी। अपने टारगेट को मजबूत मुट्ठियों में मसलते हुए बोला। उसने कान के पास आकर धीमे से बुदबुदाया, तुमने ही तो बनाया है। और सच पूछो तो अब ये पागलपन ही मेरी जिंदगी का एक इकलौता मकसद है। इसके बिना मैं कुछ नहीं फायरफ्लाई, कुछ भी नहीं। कहकर वो धीरे से उसके सीने पर झुका और रेड चेरी बटन को होठों में भर धीरे धीरे लेकिन दीवानगी से उसकी जान खींचने लगा। और आशी के मुंह से मदहोश कर देने वाली सिसकियां गूंज रही थी। साइको, प्लीज थोड़ा आराम से आ। आशी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। क्रिश की सांसें उसके गले पर उतरती तो आशी की उंगलियां उसकी पीठ में गड़ जाती। हर बार जब वो साइको कहती, क्रिश का जुनून और पजेसिवनेस और भी बढ़ जाता। देखते ही देखते 1 घंटे का वक्त गुजर गया। आशी का बदन थककर चूर हो चुका था। हर जगह क्रिश की उंगलियां, होठों और दांतों की शरारत। वो गुस्से से उस इंसान को घूर रही थी और नाक फुलाकर तकिए में चेहरा देखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। तो वही क्रिश होठों पर शरारती मुस्कान लिए उस हर जगह पर ऑइंटमेंट लगाते हुए उसे देख रहा था। फायरफ्लाई, मैंने कहा ना सॉरी, थोड़ा बहक गया था। थोड़ा। आशी ने चेहरा तकिए से बाहर निकाला, आंखें तरेर क्रिश को घूर और अचानक ही साइड में रखा तकिया उठाकर उसे मारते हुए बोली, तुम थोड़ा बहके थे। दर्द से सिसक उठी, हाथ सीने पर चले गए और अगले ही पल आंखों में नमी आ गई। तो वही उसकी सिसकी पर क्रिश ने घबराते हुए कहा। फायरफ्लाई संभल कर फिर धीरे से आशी का हाथ पकड़ उस पर लाइट किस करता है तो आशी ने मासूम बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, इतना तो तुम्हारे बच्चे भी इसका हाल बुरा नहीं करते जितना तुम करते हो। एक तो पहले ही रात में इतना परेशान किया था और अब जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और खबरदार आज के बाद इसे छूने की कोशिश मत करना। कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया तो क्रिश अपना सर झटकते हुए आशी का हाथ हटाकर अपने हाथों से उसके सीने पर ऑइंटमेंट लगाते हुए, अच्छा बाबा सॉरी ना, अब गुस्सा थूक भी दो। आज के बाद कोशिश करूंगा कि कंट्रोल कर सकूं। वैसे ही ऑइंटमेंट बहुत अच्छी है, बस थोड़ी देर ऐसे ही रहना। कपड़े मत पहनना, शाम तक ठीक हो जाएगी। क्रिश की बातों में गिल्ट तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, अपनी फायरफ्लाई की हालत देखकर प्यार बहुत आ रहा था। तो वही क्रिश की बातें सुनकर आशी का मुंह बन गया था।
वो जानती थी यह लड़का अपनी बातों का पक्का तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले ही पल क्रिश का हाथ पकड़ते हुए बोली, अपनी सॉरी अपने पास रखो और प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कोशिश करने के लिए कहा है। फाइवफ्लाई वादे की बात नहीं हुई, और वैसे भी मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता जिसके टूटने की गारंटी मैं खुद देता हूं। क्या? आशी चौकी। अगले ही पल मुंह बनाकर गुस्से से दांत पीसते हुए, साइको के बच्चे दूर हटो और खबरदार जो मेरे पास आए सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, कहकर आशी गुस्से से क्रिश को खुद से दूर धक्का दे रही थी। लेकिन क्रिश माने तब ना, अगले ही पल उसके दोनों हाथों को पकड़ दोनों तरफ इंटरविन कर आशी के करीब झुका और उसके दोनों गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्रिश ने उसकी थोड़ी उठाई और उसकी आंखों में झांक कर कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए जरूरी काम से बाहर जाना है, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम यही रेस्ट करोगी। खबरदार जो यहां से हिलने की कोशिश की, बच्चों को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं तो उनकी टेंशन मत लेना, ठीक है? कहकर क्रिश वहां से जाने लगा कि तभी आशी ने हड़बड़ा कर उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। क्रिश रुक गया, पलटा और मुस्करा उठा, फिर उसके होठों पर हल्की सी किस करते हुए फुसफुसाया, घबराओ मत, अब कहीं नहीं जाऊंगा, शाम तक लौट आऊंगा, ओके? रेस्ट करो, क्योंकि वापस आकर अपना वादा तोड़ने वाला हूं। ये सुनते ही आशी की आंखें चौड़ी हुई, होठ मुस्कुराए। वो एक बार फिर शर्म से पानी पानी हो रही थी तो क्रिश मुस्कुराकर वहां से चला गया। क्रिश के जाने के बाद आशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, बदमाश कहीं का। कुछ देर बाद सैकड़ों गाड़ियों का एक काफिला उस वीरान जंगल में रुकता है। सन्नाटे की गूंज में अब टायरों की चरमराहट है। एक ब्लैक बुलेट प्रूफ एसयूवी से क्रिश उतरता है, बाहों में अपने जुड़वां बच्चों को लिए, चेहरा सख्त, चाल भारी और आंखों में अंधेरे की चमक। पीछे चलते हुए अंश ने फिक्र भरी आवाज में कहा, क्रिश, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, बच्चों को यहाँ लाना। ये कोई किंडरगार्टन नहीं है। क्रिश रुका नहीं, उसकी चाल और तेज हो गई। चेहरे पर डार्क ऑरा, सख्त और तीखी निगाहें, कसे हुए जबड़े और चौकन्ने एटीट्यूड के साथ जंगल के राजा शेर की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी मौजूदगी आसपास के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को और भी ज्यादा गिरा चुके थे। बिना मुड़े हुए भारी आवाज में बोला, किंडरगार्टन नहीं है, इसीलिए तो लाया हूं। भूलो मत, ये माफिया किंग के बच्चे हैं अंश, एक काली सल्तनत के वारिस। और ये हक उन्हीं को मिलता है जो अपने बचपन से ही जिंदगी के उस चेहरे को पहचानना सीखें जो दूसरों को नींद में भी खौफ दिखाता है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि इनके लिए झूले नहीं, हथियारों की परछाई होगी, ललबाइज नहीं, गोलियों की आवाजें होंगी, क्योंकि इनकी नसों में पानी नहीं, ब्लैक ड्रैगन का खून आग बनकर दौड़ता है। और इस आग से खेलना इन्हें आज से नहीं, अभी से आना चाहिए। इन्हें मालूम होना चाहिए कि यह किस दुनिया से बिलोंग करते हैं, इनकी पहचान क्या है, कौन इनका दोस्त है और कौन इनका दुश्मन। क्योंकि यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, उनकी आने वाली जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, डर। गहरी सांस लेकर दांत भींचते हुए, डर, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक मुकाम है जो गुलाम के हाथ में जंजीर बनता है और बादशाह के हाथ में तलवार, और इसे ही लिखी जाती है किस्मत। गुलाम के नसीब में कैद और बादशाह के नसीब में ताज। अंश हैरान था, लेकिन क्रिश रुकने वाला नहीं था। धीरे से नजर झुकाकर गोद में मौजूद बच्चों की तरफ देखते हुए एक दहाड़ के साथ बोला, अंश, डर एक लफ्ज नहीं, एक हथियार है, और मैं चाहता हूं कि ये डर इनके लिए एक मजाक बन जाए और दूसरों के लिए सजा। खौफ एक बादशाह की सल्तनत का वह परचम है जो जब लहराए तो दुश्मन उस पर सलामी देने से पहले अपनी नजर नहीं बल्कि सर झुका दे। और जब इस ड्रैगन किंग के ड्रैगनेट्स मैदान में खड़े हो तो इन्हें देखकर दुश्मन की रूह नहीं बल्कि हिम्मत खुद को खत्म कर ले। और ये तब होगा जब उनकी ट्रेनिंग इनके दूध के साथ शुरू हो, अंडरस्टैंड? कहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चारों तरफ काला अंधेरा साया था और जोर से दहाड़ा। ना शराफत की जुबा, ना मोहब्बत का फितूर है, काले ताज की ये दुनिया है जहां डर ही दस्तूर है। क्रिश की दहाड़ में वह ललकार थी जिसे सुनते ही अंश पूरी तरह हैरान रहा, और आसपास पेड़ों पर बैठे उल्लू, चमगादड़ तेज आवाज और हलचल के साथ उड़ गए। खौफ के साथ न जाने कितने ही पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। अधर्म पर धर्म की जीत। और जब इस ड्रैगन किंग के ड्रैगनेट्स मैदान में खड़े हो तो इन्हें देखकर दुश्मन की रूह नहीं बल्कि हिम्मत खुद को खत्म कर ले। और ये तब होगा जब उनकी ट्रेनिंग इनके दूध के साथ शुरू हो, अंडरस्टैंड? कहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चारों तरफ काला अंधेरा साया था और जोर से दहाड़ा। ना शराफत की जुबा, ना मोहब्बत का फितूर है, काले ताज की ये दुनिया है जहां डर ही दस्तूर है।
क्रिश की दहाड़ में वह ललकार थी जिसे सुनते ही अंश पूरी तरह हैरान रहा, और आसपास पेड़ों पर बैठे उल्लू, चमगादड़ तेज आवाज और हलचल के साथ उड़ गए। खौफ के साथ न जाने कितने ही पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। उसके शब्द जैसे सिर्फ हवा में नहीं, जमीन के नीचे तक गूंजे थे। कुछ देर बाद चारों तरफ घना अंधेरा पसरा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। घड़ी की सुई रात के 9 बजे बजा रही थी, लेकिन आसमान जैसे वक्त से आगे भाग चुका था। चांद तक ने खुद को बादलों में छुपा लिया था। गहरे मेटलिक ग्रे और ब्लैक शेड्स वाली एक हाई टेक लेबोरेटरी। क्रिश एक बार फिर उसी रिसर्च लेबोरेटरी में खड़ा था, चेहरा हमेशा की तरह सख्त, डार्क ऑरा। नीली आंखें जिनमें कोई इमोशंस नहीं थे, एक हाथ में ब्लैक गन मेटल डिवाइस। उसके 3-5 महीने के मासूम बच्चे साइड में रखे एक वेलवेट काउच पर गुलातियां मार रहे थे और अपनी क्यूरोस नजरों से इस अलग अनोखी दुनिया को देख रहे थे। तो वही क्रिश के बगल में खड़े उसके मास्टर द ब्लैक डेविल अक्षत जिंदल और अंश उसकी रॉयल शील्ड। अपनी डार्क नीली नजरों से बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही कुछ अजीबो गरीब स्ट्रक्चर, ग्राफिक्स अजीबो और अनजानी भाषा के कोड पर गाड़े हुए थे। फ्लोरोसेंट ब्लू लाइट्स में सिर्फ मशीनों की बीपिंग सुनाई देती है। पास में बैठे साइंटिस्ट की एक बड़ी सिटी कुछ अजीबोगरीब मशीनों पर अपने किसी एक्सपेरिमेंट को जांच रहे थे। गहरे सन्नाटे के बीच सभी के भाव इस वक्त काफी सीरियस थे कि तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए क्रिश की कर्कश आवाज गूंज उठी। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? याद रखना, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। क्रिश धीमे कदमों से आगे बढ़ा, उसके बूट्स की ठक ठक पूरे लैब में गूंजने लगी। और नाकामयाबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रिश की खतरनाक दहाड़ की आवाज सुनकर अंश, अक्षत जिंदल और साथ साथ बच्चों का ध्यान भी उस इंसान के रूप में ड्रैगन पर गई, जिसकी आंखों में उभरी हुई लाल धारियां देखकर वो लोग भी कुछ परेशान हुए। और तभी एक अधेड़ उम्र के कुछ कमजोर दिखने वाले साइंटिस्ट, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रोबोट थे। जी हाँ, वही साइंटिस्ट जिन्होंने वो अमर कर देने वाला फॉर्मूला तैयार किया था और क्रिश द्वारा कैरलो की कैद से बचाए जाने के बाद आज उसकी लेबोरेटरी में है। धीरे से चश्मा उतारते हैं, पसीने की बूंद माथे से धुलक जाती है। डर के मारे गला सूख गया है, फिर भी लड़खड़ाती जुबान में कांपते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं वो फॉर्मूला नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास वो फॉर्मूला है ही नहीं। वो मुझसे कैरलो नहीं चुरा लिया है। तुम लोगों के कहने पर अपने उस अमर कर देने वाले फॉर्मूला इमॉर्टल हेक्स को बनाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम लोग। इस फॉर्मूला के चक्कर में अब तक बहुत लोगों की जान गई है, यहां तक कि मेरे और मेरे परिवार की जान भी खतरे में है। मैं एक बार इसे बनाकर बेवकूफी कर चुका हूं, लेकिन दोबारा इट्स हाईली डेंजरस, इट कैन किल मिलियंस। पावर की लड़ाई में लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं, और पागल हो रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें पागल किया है, डॉक्टर। क्रिश मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में रहम नहीं था, सिर्फ आग थी। लेकिन तुम्हारा पागलपन का इलाज हमारे पास है। वो रुका, धीरे से अपनी बेल्ट में हाथ डाला और एक चमकती हुई सिल्वर सीरिंज निकाली। सीरिंज के भीतर हल्का नीला, धड़कता हुआ लिक्विड एक जहर की तरह सांस ले रहा था। दुनिया की हर जहर में एक एंटीडोट होता है। क्रिश झुका, डॉक्टर की आंखों में झांकता हुआ फुसफुसाया, पर जो फॉर्मूला मैंने पकड़ा है ना डॉक्टर, वो जहर नहीं, कयामत है, जो सिर्फ मारता नहीं मिटा देता है। डॉक्टर रॉबर्ट का चेहरा उड़ गया, उनके होंठ फड़फड़ाए। ये क्या है? क्रिश सीधा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, ये कयामत है डॉक्टर। एक स्पर्म जीनोम डिस्ट्रक्टर फॉर्मूला है, जो उन लोगों की डीएनए चेन को खत्म कर देगा जिनके शरीर में आपकी रॉबर्ट बनाई हुई इमॉर्टल हेक्स मौजूद होगा। यह उन्हें मौत देगा जिन्होंने मौत जीत हासिल की है, लेकिन यह मौत इतनी आसान नहीं होगी, बल्कि बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। क्रिश ने सीरिंज को सामने रखा, जैसे किसी ताबूत पर कील ठोकी जाती है। ये फॉर्मूला उन राक्षसों को नहीं मारेगा डॉक्टर, बल्कि उनके शरीर को अंदर से सड़ाएगा, उनकी हड्डियों को गला देगा। एक एक सेल्स चीखेगी, मगर मौत तब भी देर से आएगी। तो अब आप उसकी टेंशन मत लीजिए डॉक्टर, कि आपके फॉर्मूला से कितनी तबाही मचती है, बल्कि यह मसला हम पर छोड़ दीजिए। आप तो बस वह कीजिए जिसके लिए आपके यहाँ रखा गया है। इमॉर्टल हेक्स दोबारा तैयार कीजिए। वॉट? लेकिन तुम लोगों को ये फॉर्मूला क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग भी पावर और पोजीशन की लालच में? डॉक्टर रॉबर्ट कांपने लगे। ओ कम ऑन डॉक्टर, पावर और पोजीशन के लिए हम माफिया किंग्स इस तरह के खिलौनों से नहीं खेलते। हम अपनी सल्तनत अपनी हथेलियों पर उठाते हैं और अपनी रगों में बहते लहू से चलाते हैं। हमें इस तरह के बेकार फॉर्मूला के पीछे अपनी एनर्जी और वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है। डॉक्टर रॉबर्ट फिर बौखलाए।
अगर ऐसा है तो फिर तुम लोग इस फॉर्मूला को, मेरा मतलब क्या मैं वजह जान सकता हूं? बेशक। क्रिश मुस्कुराया, अपने बच्चों की तरफ मुड़ता है जो अभी भी काउच पर खेल रहे हैं। उन्हें एक नजर देखता है और होठों पर धीमी सी मुस्कान आती है। उसके चेहरे की सख्ती एक पल के लिए नरम हुई। क्योंकि हमें ये पावर चाहिए, पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए, उसके लिए जो हमारी जिंदगी की वजह है, हमारी मोहब्बत। वॉट? डॉक्टर रॉबर्ट हैरानी से मुंह फाड़े अपनी जगह पर खड़े हुए। क्रिश ने उसकी ओर देखा। उसकी नीली आंखों में अब एक और आग थी, मोहब्बत की। हाँ डॉक्टर, हम आपकी की हुई हर गलती को सुधारेंगे, उन लोगों को खत्म करेंगे जो इंसानियत के दुश्मन है, बशर्ते आपको अपनी गलती दोबारा दोहरानी होगी। लेकिन इस बार गलती से नहीं, जानबूझकर, हमारे अपनों के लिए। क्रिश की बात सुनकर अंश आगे आते हुए बोला, हाँ डॉक्टर, और इसमें आपका भी फायदा है। आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन आपकी बीवी सलोनी हमारी आंटी है और आपका बेटा डेनिस हमारे साथ है। और आंटी को कैंसर लास्ट स्टेज है। फिलहाल उन्हें मेडिसिन और ट्रीटमेंट पर हम लोगों ने जिंदा तो रखा है, लेकिन कब तक, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी बेहतरी इसी में है कि अगर आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करके ये फॉर्मूला दोबारा क्रिएट करना होगा। आप समझ रहे हैं ना? अंश की बात सुनकर डॉक्टर रोबोट कुछ पल सोचते हैं और बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाह कर भी यह फॉर्मूला नहीं बना सकता, क्योंकि इसका एग्जैक्ट हेक्स ब्लूप्रिंट मेरे पास नहीं है। वो तो कैर्लो अपने साथ। डॉक्टर अपनी बात पूरी करते हैं उससे पहले ही अक्षत जिंदल ने एक ब्लू चिप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर, इस चिप में हमारे साइंटिस्ट द्वारा तैयार किए गए डीप एनालिसिस है और वो लड़की एमिली के ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट डाटा। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज जो आपको ये फॉर्मूला दोबारा क्रिएट करने में मदद करेगी। और ये, अक्षत जिंदल ने सिरिंज की एक खाली शीशी भी डॉक्टर रॉबर्ट की तरफ बढ़ाते हुए बताया, और यह सबसे खास चीज, उस फॉर्मूला की खाली सिरिंज जिसमें कभी आपने ये फॉर्मूला अपने बेटे को ट्रांसफर किया था। अक्षत की बात सुनते ही डॉक्टर रॉबर्ट एक झटके में वो सीरियल अपने हाथों में लेते हुए बोले, ये तो खाली है, इसका मतलब ये किसी पर इस्तेमाल हुई है। लेकिन किस पर? अगर वो इंसान हमारे हाथ लग जाए तो उस पर एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारे लिए ये काम और आसान हो जाएगा। हम उसके बोन मैरो में बह रहे इस फॉर्मूला से इसे दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बताइए कौन है वह, उसे यहाँ लेकर आया। क्या यह मेरे बेटे पर इस्तेमाल हुई है? डॉक्टर रॉबर्ट की एक के बाद एक सवाल पर अक्षत, अंश और क्रिश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और तभी अंश ने कहा, नहीं डॉक्टर, यह फॉर्मूला आपके बेटे पर इस्तेमाल नहीं हुई। और दूसरी बात, ये जिस किसी पर भी इस्तेमाल हुआ है, फिलहाल हम किसी को नहीं बता सकते। आप बस इतना जान लीजिए कि अब आपको जो भी चीजें दी गई हैं, इसके जरिए ही फॉर्मूला क्रिएट करना होगा, और वह भी जल्द से जल्द। क्योंकि खबर मिली है कैर्लो अपनी टीम के साथ बहुत जल्द हम पर हमला करने वाला है, वह भी पूरे पावर के साथ। और जिस टकराने का एकमात्र रास्ता सिर्फ ये फॉर्मूला इमॉर्टल हेक्स है। आप समझ रहे हैं ना? अंश की बात सुनकर डॉक्टर रोबोट ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये फॉर्मूला तैयार हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, उससे पहले मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलना है। बहुत वक्त हो गया है उनसे मिले। डॉक्टर रोबोट की शर्त पर अक्षत, अंश और क्रिश एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद अक्षत ने कहा, ठीक है डॉक्टर, आप मेरे साथ चलिए। अक्षत के इशारे पर डॉक्टर रॉबर्ट की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अरे, यह आप लोग मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? सिक्योरिटी रीजन है डॉक्टर, प्रोटोकॉल है जिसे सबको फॉलो करना होता है। कहते हुए अंश ने उनका हाथ पकड़ता है और फिर वहां से निकल गया। अब अक्षत उन लोगों को जाता हुआ देख धीरे से क्रिश की तरफ मुड़ते हैं, तो क्रिश के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, दांत पीस रहे थे, खून मानो उबाल मार रहा था और नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। धीमी लेकिन गुर्राती हुई आवाज में बोला, और कब तक ये तमाशा चलेगा मास्टर? क्रिश की बात समझ अक्षत जिंदल ने होठों पर हल्की मुस्कान लेकिन जहरीली कहा, सब रखो यंग मैन, शिकार करने निकले हो तो थोड़ा खेल ही लो। इससे तुम्हें 3 फायदे होंगे। पहले एंटरटेनमेंट, दूसरा एंटरटेनमेंट, और तीसरा BOOM एंटरटेनमेंट। हा 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 हा। अक्षत जिंदल शैतानों की तरह हंसने लगे कि तभी क्रिश ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, एंटरटेनमेंट, माय फुट, हमारे नाम की जो गूंज है वो सिर्फ शहर नहीं, सरहदें हिला देती है। मास्टर, रूह कांपे, सांस थमे, ऐसी फितरत रखते हैं हम। नाम नहीं, साया भी सुनकर डरता है हर जन्म। और आप मुझे खेलने की सलाह दे रहे हैं? तो ठीक है, मुझे खेलना है, लेकिन लुका छुपी का खेल नहीं, बल्कि बारूद और खून से। सुननी है कहानियां नहीं, चिखें और हंसना है खुशी से नहीं, दहाड़ से, दहशत से।
कहते हुए कृष की आंखों में जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। चेहरा आग की तरह तप रहा है, आंखों में लपटें, चेहरा इतना खौफनाक कि अगर कोई देख ले तो सांस तक लेना भूल जाए। तो वही उसका गुस्सा और एटीट्यूड देख अक्षत जिंदल ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, करना, बेशक करना यंग मैन, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि वह क्या है ना, दुश्मन को भी तो पता होना चाहिए कि उसने किससे टकराने की हिम्मत की है। इस बार जंग का आगाज उन्होंने किया है, लेकिन उसका अंत हम करेंगे। और इस बार ऐसा करेंगे कि हर दुश्मन को एक सबक मिले, एक ऐसा सबक जो उनके सपनों, सल्तनत, हिम्मत और ताकत को एक बार में जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि सिर्फ एक फॉर्मूला हाथ लग जाने से कोई बादशाह नहीं बनता, बल्कि उसके लिए बादशाह का जिगर भी होना चाहिए। और वैसे भी अक्सर जान कहती है कि महाभारत में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। Whenever there is decline in righteousness, O Bharat, and a rise in unrighteousness, then I manifest myself. यानी, हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। ये शब्द श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे, लेकिन इस बार इसके मायने थोड़े से बदलेंगे। कहकर अक्षत जिंदल आंखों में आंधी लेकर कृष्ण की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस बार धर्म और धर्म की इस लड़ाई में शायद किसी ने हमें खड़ा किया है। इंसान से इंसान की यह लड़ाई इस बार इंसानों को ही लड़नी होगी। वक्त आ चुका है कि धर्म को एक बार फिर खड़ा होना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अवतार कोई देव नहीं, तुम होगे कृष्ण। मैं अक्सर सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान की किस्मत ही ना हो, लेकिन फिर भी वह बार बार अपनी किस्मत से लड़ जाए, कुछ ऐसा कर दे, कुछ इस तरह बदल दे कि कुदरत भी हैरान हो जाए। बार बार मौत की दहलीज पर पहुंचकर तुमने हर बार आशी को वापस लाया है, और इस बार भी तुम्हें लाना होगा। लेकिन सिर्फ अपनी मोहब्बत आशी को नहीं, बल्कि इस बार दुनिया को भी। एक वक्त था जब मैं इस लड़ाई में खड़ा था और हथियार मेरे हाथों में था, लेकिन अब मैदान में तुम खड़े हो, हथियार तुम्हारे हाथों में है, और जंग भी तुम्हें ही लड़नी है। मैं तो बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। ठीक वैसे ही जैसे कभी अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण ने दिखाया था। चाहूं तो हथियार मैं भी उठा सकता हूं तुम्हारी तरह, एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या? तुम्हारी जिंदगी का वो मकसद है जो सिर्फ तुम्हें जितना है, अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने की इस लड़ाई में तुम्हारे होने की भी तो वजह है। तुम कृष्ण, तुम हो वो जो इस बार ये लड़ाई लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम जो मिटा देगा अधर्म को उसके डीएनए से। कहते हुए अक्षत जिंदल की आवाज में एक ललकार थी, और उनकी बात सुनकर कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। हाँ मास्टर, अपने प्यार के लिए मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा, क्योंकि इस बार महाभारत की लड़ाई में बाजी सिर्फ तख्त की नहीं, बल्कि इश्क की है, मेरे इश्क की। विद्युत की शरारतें परेशान जेनी, तुम्हारी जिंदगी का वो मकसद है जो सिर्फ तुम्हें जितना है, अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने की इस लड़ाई में तुम्हारे होने की भी तो वजह है। तुम कृष्ण, तुम हो वो जो इस बार ये लड़ाई लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम जो मिटा देगा अधर्म को उसके डीएनए से। कहते हुए अक्षत जिंदल की आवाज में एक ललकार थी, और उनकी बात सुनकर कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। हाँ मास्टर, अपने प्यार के लिए मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा, क्योंकि इस बार महाभारत की लड़ाई में बाजी सिर्फ तख्त की नहीं, बल्कि इश्क की है, मेरे इश्क की। सीन हॉस्पिटल कॉरिडोर। सुबह सुबह के 9:47 अस्पताल की कॉरिडोर से होता हुआ विद्युत अपनी ही धुन में चला आ रहा था। दिमाग में आशी का प्लान गूंज रहा था। अगर अपनी प्रिंसेस के करीब जाना है तो कुछ ऐसा कीजिए कि वह आपसे एक पल के लिए भी दूर ना हो पाए, क्योंकि पास रहेगी तो आपको मौके मिलते रहेंगे उसका दिल जीतने के, उसे बेहतर तरीके से समझने के। विद्युत सीढ़ियों से गुजरते हुए जेब में हाथ डाले आशी के प्लान को दोहराता जा रहा था। पास रखो, उसे पास रखो, लेकिन कैसे? ओह गॉड, कोई तो रास्ता दिखा। वो बड़बड़ाया और अचानक ही धप, वो किसी से इतनी जोर से टकराया कि सामने वाला इंसान लगभग उड़ ही गया। मगर विद्युत ने रेस्क्यू हीरो मोड में एक हाथ उसकी कमर और एक उसकी पीठ पर रख दिया, और स्पिन, होल्ड, स्टेयर। जेनी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हुई और दिल ने नाम दोहराया। तो वही उसकी बाहों में मौजूद जेनी, जो उसकी बाहों में झूले हुए ही खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और अपने लड़खड़ाते पैर सीडीओ पर जमाने की कोशिश कर रही थी, सामने विद्युत को देखते हुए एकदम से चौंकी। तुम? जेनी की आंखें गोल और चेहरा नाराज। यू डोंकी फेस, मॉर्निंग डिजास्टर देख के नहीं चल सकते? जेनी पर चिल्ला रही थी, लेकिन विद्युत उसे अपनी बाहों में संभाले रेलिंग से पीछे की तरफ झूले हुए उस हसीन और मासूम चेहरे में डूब चुका था। वो मुस्कुराया,
और बड़बड़ाया, देख तो रहा था, लेकिन किस्मत का ट्रैफिक सिग्नल तुम पर ग्रीन हो गया। जेनी ने घूरा, क्या सस्ते शायरी की दुकान नशा करके आए हो क्या? सच सच बताओ, ये घटिया शायरी कहाँ से सीखी? वो उसकी आंखों में खोए हुए बोला, कसम से नहीं, नशा तो तुम्हारी आंखों का है और शायरी दिल सिखा रहा है। तो उसकी बात सुनकर जाने की आंखें चौड़ी हुई। वॉट? ए छोड़ो मुझे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दूर हटो इडियट, कहकर जेनी ने उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर थोड़ा सा धक्का दिया था ताकि खुद को छुड़ा सके। लेकिन विद्युत तो जो कि उसकी आंखों में पूरी तरह खोया हुआ था, अगले ही पल उसके दिमाग की घंटी बजी। उसे हर पल अपने पास रखो, कुछ ऐसा करो कि दूर हो ही ना पाए। आशी के शब्द दिमाग में बिजली की तरह दौड़े और बस ड्रामा मोड ऑन। जेनी ने तो फूंक बराबर धक्का दिया था, लेकिन वो आशिक अगले ही पल जानबूझकर 3 फुट की रेलिंग की ओर झुका और नीचे गिर पड़ा, कमर और पैर के बल धड़ाम। आह मेरी टांग, मेरी कमर, हे भगवान! सीने पर हाथ, चेहरे पर दर्द और आंखों में नाटक की परछाई। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि जेनी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। विद्युत! जेनी घबराते हुए नीचे झुकती है। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? वो जल्दी से नीचे दौड़ी। जेनी पैनिक में, ओ माय गॉड, नो नो नो। विद्युत! वो घबरा कर नीचे झुकती है। आई डिडंट मीन टू, आई स्वेयर, आई एम सॉरी, आई डिडंट पुश हार्ड। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ओह जीसस, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वह घुटनों के बल बैठकर विद्युत से माफी मांगने लगी कि तभी विद्युत ड्रामा करते हुए सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस लेते हुए कराहते हुए बोला, आह मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और तुमने मुझे ही, हे भगवान, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे गई गई, तुमने मुझे मार डाला, तुमने मुझे मार, यू अ किलर। कहते हुए उसने अचानक ही अपनी आंखें बंद कर ली, मानो धड़कनें रुक चुकी हो। और ये देखते ही जेनी बुरी तरह घबरा गई। जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विद्युत विद्युत, होश में आओ, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। ओह गॉड, ओह जीसस, अब मैं क्या करूं? सीपीआर दो और क्या? विद्युत ने धीरे से कहा था, लेकिन जेनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मरने की एक्टिंग दोबारा करने लगा। हे, ये किसने कहा? जेनी ने जल्दी से इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। घबराहट में दिमाग काम नहीं किया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओके ओके, सीपीआर तो देना पड़ेगा। वो बड़ी मुश्किल से गहरी सांस लेती है और जल्दी से विद्युत के होठों पर होंठ रखकर सीपीआर देना शुरू करती है। उसका चेहरा विद्युत के बहुत करीब आता है। विद्युत अंदर ही अंदर शेर की तरह मुस्कुरा रहा था, जैसे जंगल में शिकार फंस गया हो। और तभी विद्युत अचानक बेहोशी से जागा, आंखें झपकती है और जोरदार किस खुद को काबू न करते हुए सीपीआर की आड़ में जेनी को किस करने की कोशिश कर बैठा और दिल ही दिल में खुद से बोला, विद्युत, ओह माय प्रिंसेस, तुम्हारे होठों में तो ऑक्सीजन से ज्यादा एहसास है। कितने गुलाबी, कितने टेस्टी। आज अगर हमें इस तरह किस करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर ने देख लिया होता तो अपनी ड्यूटी छोड़ देता। अरे जलकर राख हो जाता, रख मेरी जान। सोचते हुए उसके हाथ जेनी की पीठ पर, फिर कमर पर और फिर जेनी की आंखें चौड़ी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विद्युत का बेहोश दिल तो एक्टिंग छोड़ चुका है। उसकी बाहों में मचलते हुए जेनी दिल ही दिल में, जेनी, आंखें खुलती है। व्हाट द, यू गंदे गैंडे, छोड़ो मुझे, लुच्चे, लफंगे, नालायक। विद्युत किस के बीच में हल्के से होंठ छोड़कर बोला, तुम्हारी सांसें मेरे कलेजे की दवा बन गई है। बस 2 सेकंड और रहने दो, शायद मेरी आत्मा वापस आ जाए। कहकर उसने दोबारा उसके होठों को अपनी होठों में जकड़ लिया तो जेनी उसकी बाहों में मचलते हुए दिल ही दिल में, आत्मा तो वापस आ जाएगी लेकिन खोपड़ी उड़ जाएगी, कह रही हूं मैं, छोड़ो मुझे वैम्पायर कहीं के। सोचते हुए उसने विद्युत के सीन और पीठ पर पंच मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह लड़का उसे अभी छोड़ने को तैयार न था और अगले ही पल घुमाकर एक जोरदार लात उसके पेट पर। धप। विद्युत, उफ, ये दर्द भी कितना मीठा है। सोचते हुए उसके होठों पर बेशर्मी भरी मुस्कान थी। वो अब तक जमीन पर पड़ा हुआ था। जेनी हड़बड़ाकर गुस्से से पीछे हटती है। व्हाट द हेल, यू ब्लडी चीट, वैम्पायर, क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे किस किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज, चीप फ्लर्ट, तुमने मेरी हेल्प का फायदा उठाया? विद्युत नकली दर्द से कराहते हुए, मैं तो मर ही रहा था, तुमने ऑक्सीजन दी, मैं क्या करता, आत्मा वापस आ गई। जेनी चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठकर, शट अप, शर्म नहीं आती? तुमने मेरे साथ बदतमीजी की हिम्मत कैसे हुई?
विद्युत बिल्कुल भोलेपन से, मैंने नहीं किया, तुमने किया, जेनी। तुम्ही ने मुझे किस किया, मेरे तो होंठ ही नहीं हिले, देखो। वो झट से होठों का गोल पाउट बनाकर आगे कर देता है और उसकी बेशर्म हरकत पर जेनी डिस्कस्ट मुंह बनाते हुए मुंह घुमाकर घिन से, ओ शट अप, मुझे मत दिखाओ वो भद्दा पाउट, इडियट। यू नो वॉट, तुम घटिया हो, बेहुदा हो और सबसे बड़े ड्रामेबाज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो उठकर जाने लगती है। विद्युत पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही उठने को हुआ अचानक कमर में दर्द। आह, मेरी कमर, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है तुम्हें बचाने के चक्कर में, उफ। जैनी पलटकर हाथ कमर पर रखती है। एक्सक्यूज मी, तुमने क्या कहा? मुझे बचाने के चक्कर में? ओ हेलो, बचाने के चक्कर में या मुझे छूने के बहाने में? जैनी भड़क गई। तुम्हारे ड्रामे मुझसे ज्यादा पुराने नहीं हैं, समझे? तुम्हें फ्रैक्चर नहीं, फ्लटिंग का फीवर हुआ है। वो उंगली दिखाते हुए, लेकिन याद रखो यह मुझ पर काम नहीं करेगी, समझे? कहकर वो दोबारा जाने लगी तो विद्युत मुंह बनाते हुए नकली दर्द से, कैसी बेदर्द हो यार, तुम्हें मेरा दर्द नजर नहीं आता? मैं गिर गया तुम्हारे धक्के से जो तुमने मुझे जानबूझकर दिया है, मेरी जान लेने के इरादे से। और अब जान छुड़ाकर भाग रही हो। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विद्युत धीरे धीरे सिसकते हुए इमोशनल ब्लैकमेल मोड। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना, जैनी अचानक पलटकर भड़की हुई आवाज में, वरना क्या? क्या करोगे तुम? देखो विद्युत, कान खोलकर सुन लो, तुम मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं देख रही हूं तुम आजकल मुझे तंग करने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सब जानती हूं मैं, जानबूझकर तुम सीढ़ी पर मुझसे टकराए हो ताकि दोबारा मुझे गिरा सको। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जगह तुम गिर गए। शुक्र मनाओ कि मैं इतनी अच्छी हूं जो तुम्हारी हेल्प कर रही हूं, लेकिन तुम तो सिचुएशन का फायदा ही उठा रहे हो। मुझे किस किया? हरेसमेंट का केस न कर दूं तुम पर? जेनी आंख लाल पीली करते हुए गुस्से से बोली, देखो मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है, चुपचाप अपना रास्ता पकड़ो और दफा हो जाओ यहां, मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। कहकर वो बिना एक पल रुके तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई और बस विद्युत उसे जाता हुआ देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कुराते हुए शर्मा कर खुद से बोला, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है यार, सुबह सुबह ही अपनी प्रिंसेस के होठों से मीठी मीठी किस। ओह माय गॉड, खुशी से वो उठने लगा, लेकिन अगले ही पल जोरदार दर्द से, ओह माय गॉड। आंखें हैरानी से फैली हुई उसकी कमर में सचमुच मोच आ गई थी। कुछ देर बाद जेनी अभी अभी अपनी ड्यूटी से फ्री टाइम निकालकर कॉफी पीने कॉरिडोर में आए कि तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और भी न जाने कितने ही लोगों को बदहवासी में दौड़ते देख कंफ्यूज हुई। अरे यह क्या हो रहा है? कि तभी एक नर्स को सामने से भागता हुआ देख उसका हाथ पकड़ रोकते हुए जेनी भौहें चढ़ाकर, एक मिनट, ये हॉस्पिटल है या हॉलीवुड का कोई एक्शन सेट? सब इधर उधर ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे भूकंप आया है? आखिर हुआ क्या, आप मुझे भी बताओ। नर्स लिली तेज सांस लेते हुए चहकती आवाज में, भूकंप ही समझ लो जेनी, हमारे डायरेक्टर विद्युत वालिया सीढ़ियों से गिर गए हैं। फिर मुंह बनाकर गुस्से से, पता नहीं किस बेवकूफ ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया, बेचारे। जेनी आंखें चौड़ी करते हुए, क्या बेवकूफ? तुम्हें कैसे पता कि उसे किसी ने धोखा दिया है? उसने बताया क्या वह है ही एक नंबर का लुच्चा लफंगा, झूठ बोल रहा है वह। जेनी ने मुंह बनाते कहा तो लिली क्लेरिफिकेशन देते हुए आंखें टेढ़ी कर बोली, ए जेनी, तू पागल है क्या? तू उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है? उन्होंने नहीं बताया, एक स्टाफ ने देखा था, वही बता रहा था कि वो मदद मांग रहे थे, लेकिन वो नर्स उनकी हेल्प किए बिना ही वहां से भाग गई। स्टाफ ने उसे नर्स का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन अस्पताल ट्रस्टी को बता दिया है और अब वह भी यहां पहुंच गए हैं। अब देखना, वो नर्स जो कोई भी है, उसकी नौकरी तो पक्का गई। और ट्रस्टी साहब तो इतने गुस्से में है कि उस लापरवाह नर्स पर केस भी करना चाहते हैं। तू देखना, अब वो जो कोई भी है ना, अपनी रूडनेस के लिए बहुत पछताने वाली है। अरे आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, स्वीट हॉस्पिटल डायरेक्टर को तकलीफ देने की? वो जो कोई भी है ना, तो देखना भगवान उसे माफ नहीं करेगा। कहकर नर्स लिली जाने अनजाने सामने खड़ी जेनी को ही कर्ज दे रही थी, जो सुनकर जेनी के कानों से तो धुआं निकलने लगा था और नौकरी जाने की बात सुनकर दिल धड़कने लगा था। क्या ट्रस्टी साहब इतने गुस्से में है? उसने डरते हुए पूछा। तो क्या विद्युत ने, मेरा मतलब है विद्युत सर ने, उस नर्स का नाम बताया? कौन है वह? लिली नाक सिकोड़ते हुए, बुदबुदाते हुए, अरे होगी कोई, मुझे क्या करना है?
लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ, तुझे पता है हॉस्पिटल की सारी फीमेल स्टाफ उनके कमरे के बाहर कतार में है। कोई पट्टी करना चाहता है, कोई झाड़ू लेकर उनके कमरे की धूल तक उड़ाना चाहता है। आई मीन लुक एट हिम, ही इज सो चार्मिंग, सो हॉट, सच अ ग्रीक गॉड। मैं भी वही जा रही थी, तू भी चलना, इसी बहाने उन्हें छूने को मिल जाए या फिर सेवा का मौका। लिली ने उसका हाथ पकड़ा तो जेनी उसका हाथ झटकते हुए बिना किसी इंटरेस्ट आंखें रोल करते हुए बोली, ग्रीक गॉड नहीं, ग्रीक फ्रॉड है वो, मुझे नहीं जाना, तू निकल। जेनी की बात सुन लिली मुंह बनाते वहां से चली गई और जेनी नौकरी जाने के डर से परेशान खड़ी थी। ओह जीसस, कहीं वह विद्युत का बच्चा मुझे बदला लेने के लिए ट्रस्टी साहब के सामने मेरा नाम ना बता दे। मेरी तो अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी। लाउडली क्राइंग। और तभी डॉक्टर श्रेया, जो ऑर्थोपेडिक हेड थी, हाथ में फाइल लहराते हुए जोर से बोली, जेनी जल्दी मेरे साथ चलो, रूम नंबर 306, हमें मिस्टर विद्युत का असिस्ट करना है। जेनी ठंडी सांस छोड़ते हुए, हे भगवान, तूने मेरी किस जन्म की सजा एक ही इंसान के रूप में भेज दी है। वह पैर पटकते श्रेया के पीछे निकल गई। रूम नंबर 306 विद्युत का वार्ड। जेनी और डॉक्टर श्रेया दरवाजे पर खड़ी कई सारी नर्स की भीड़ को बड़ी मुश्किल से धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुई। ओफो, रास्ता छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? यह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।